तो एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल। ठीक है, समझते हैं। रिसीवेबल का मतलब होता है हमारे डेटर्स जिनको हम क्रेडिट पे गुड्स सेल कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल रिफर्स टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ डेट ओड टू द फर्म फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, आप सेल्स करते हो, उसका जो पैसा लेना बाकी है उनको कहते हैं रिसीवेबल्स, और उनको अगर प्लान और कंट्रोल करो आप तो उसको कहेंगे मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, जिसको ट्रेड क्रेडिट मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जो इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स कर रहे हो उसका जो रिटर्न है वो ऑप्टिमाइज हो जाए, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल मिल जाए। तो ये होता क्या है, जब आप बड़े सेल्स करते हो क्रेडिट पे, वहाँ पे आपको दो तीन तरह की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो लगती है। पहला कॉस्ट तो है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप जो पैसा ब्लॉक करोगे रिसीवेबल्स में तो उस पर आपको इंटरेस्ट लग सकता है, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप गिनोगे। सेकेंड चीज़, सेल्स करोगे क्रेडिट पे तो बैड डेट होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको जो पैसे की कलेक्शन करनी है, जो आपने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया है उसका जो कलेक्शन करोगे वो कलेक्शन में भी आपको कॉस्ट लगती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगने वाली है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप क्रेडिट पीरियड अलाउड नहीं करोगे, क्रेडिट पे गुड्स सेल नहीं करोगे, या जो टर्म्स है वो टिक रखोगे तो आपका सेल्स भी कम होगा। तो आप एक तरफ सेल्स बढ़ाने जाओगे तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ने वाली है। तो एक बैलेंस करके आपको चलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले क्रेडिट पॉलिसी। कि क्रेडिट पॉलिसी का मतलब बेसिकली होता है कि सबसे पहले तो डिसीजन लेना कि किसको आप क्रेडिट अलाउ करोगे, कौन से कस्टमर जैसे हैं इनको आप क्रेडिट पे गुड्स सेल करोगे। दूसरी चीज़, कलेक्शन टर्म्स जो है या क्रेडिट टर्म्स जो है वो कितनी होगी, 30 दिन, 60 दिन। ठीक है, उसके अलावा ज़्यादा जल्दी पेमेंट करने के लिए डिस्काउंट भी दोगे आप, तो ये सारी की सारी आपको क्रेडिट पॉलिसी में डिसाइड करना पड़ता है। जनरली जैसे क्रेडिट पॉलिसी कैसे दी जाती है, नेट डेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज आपने सेल किया तो 30 डेज में नेट पेमेंट करना है। ठीक है, 30 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देना है, नॉट अबव 30 डेज। उसके बाद आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, वैसा कुछ आप क्रेडिट पॉलिसी डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे इसके अलावा एक और तरीका होता है जल्दी पेमेंट लेने का, जैसे यहाँ पे देखा है, फॉर एग्जाम्पल द क्रेडिट टर्म्स में भी एक्सप्रेस्ड एज। एक तो दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल नेट 30, तो 30 डेज में आपको पेमेंट कर देना है। और कभी कभी ऐसा भी दिया जाता है 3/15 नेट 30। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप 15 दिनों के अंदर पेमेंट करोगे तो यू विल गेट कैश डिस्काउंट ऑफ 3%, एंड आफ्टर 15th डे टिल 60th डे आप पे कर सकते हो, बट वहाँ पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं देगा। तो 3/15 नेट 2/10 नेट 30। ठीक है, इसमें क्या होगा, 10 दिन में पे करोगे 2% डिस्काउंट, उसके बाद आपको नॉर्मल पेमेंट करना है विद इन 30। इस तरीके की आपकी क्रेडिट पॉलिसी होती है। क्रेडिट एनालिसिस तो बेसिकली इसमें यही है कि आप जो भी डेटर्स है जिनको आप गुड सेल करने वाले हो, पहले उसका ड्यू डिलीजेंस कर लो, उसकी बैलेंस शीट वगैरह के मंगा के देख लो, उसकी मार्केट में जो रेपुटेशन है वो आपको चेक कर लेना है। तो देट आप जो गुड सेल करोगे, ऐसा तो नहीं कि कोई फ्रॉड पार्टी है या उसने पास्ट रिकॉर्ड उसके ऐसे हैं कि वहाँ पे वो पेमेंट नहीं करते टाइम से या डिलेट करते हैं पेमेंट। कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल में आपको बेसिकली ये देखना है कि आपके एक लिमिट के ऊपर आपका ब्लॉक ना हो जाए पैसा। क्रेडिट पॉलिसी जो है वो आपको इस तरीके की मैनेज करके चलनी है कि आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम से कम लगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम से कम लगे, कलेक्शन की जो कॉस्ट है वो भी कम से कम लगे, क्योंकि कलेक्शन में लोगों को फ़ोन करना पड़ता है, जाके कलेक्ट करना है, चेक लेना है, थर्ड पार्टी को अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वहाँ पे भी कॉस्ट लगती है। ठीक है, डिफ़ॉल्टिंग कॉस्ट मतलब बेसिकली बैड डेट के बारे में। यहाँ पे और एक पॉइंट दे रखा है कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला कि क्रेडिट सेल्स करोगे तो आपका वॉल्यूम कितना बढ़ने वाला है वो आपको देखना है, कितनी क्रेडिट टर्म्स देनी पड़ेगी, कैश डिस्काउंट कितना ऑफर करना है अगर जल्दी पेमेंट लेना है तो। ठीक है, फिर क्रेडिट कस्टमर को सिलेक्ट करने की प्रोसेस होनी चाहिए कि ड्यू डिलीजेंस करोगे, बैलेंस शीट मंगवाओगे, इतने पैरामीटर्स चेक करोगे, थर्ड पार्टी से भी चेक करवाते हैं कई बार। और अब कस्टमर्स की पेमेंट हैबिट क्या है वो आपको देखना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए आपको क्रेडिट पॉलिसी डिज़ाइन करनी है। कोई चीज़ दे रखी है यहाँ पे। और अब यहाँ पे क्रेडिट पॉलिसी के इवोल्यूशन के बहुत सारे अप्रोचेस हैं कि बेसिकली क्या होगा, आप एक प्रेजेंटली कुछ पॉलिसी फॉलो कर रहे होंगे, आपको 1 2 3 4 अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स होंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 30 डेज़ की क्रेडिट दे रहे हो, यहाँ पे 45 डेज़ की दोगे, यहाँ पे 60 डेज़ की दोगे, यहाँ पे 75 डेज़ की दोगे, और चारों को आपको कंपेयर करना है। क्या होगा, आपका सेल्स बढ़ेगा ज़्यादा क्रेडिट पीरियड दोगे तो सेल्स बढ़ने की वजह से आपका कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा, कि अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। बट साथ ही साथ क्रेडिट पॉलिसी आप लिबरल करोगे तो आपका बैड डेट बढ़ेगा। ठीक है, आप डिस्काउंट ज़्यादा दोगे, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाएंगे। तो आपको कंपेयर करना है कि नेट नेट जो है ना वो चारों जगह पे कितना मिल रहा है, और जिसमें हाईएस्ट मिल रहा होगा वो आपको क्या कर देना है, अडोप्ट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके के सम होंगे। तो हम क्या करते हैं,
इक्वेशन करते हैं सो दैट आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अ ट्रेडर हुज करंट सेल्स आर इन रीजन ऑफ 6 लाख पर एनम, 6 लाख का सेल्स है अभी, एंड एन एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ 30 डेज, वांट्स टू परस्यू मोर लिबरल पॉलिसी टू इम्प्रूव द सेल्स। स्टडी क्या बता रही है? 4 आपके पास प्रपोजल है। इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड, अभी आपका 30 है, 30 प्लस 10 40 दिन, प्लस 20 50 दिन, प्लस 30 60 दिन, प्लस 45 75 दिन। तब क्रेडिट पॉलिसी आप जो दे रहे हो इतने पीरियड की दोगे। क्या बोल रहे हैं कि इसकी वजह से आपका सेल्स बढ़ेगा 30 48 75 90। अभी आपका सेल्स है कितना? 6 लाख, ये हो जाएगा 630 48 675 एंड प्रेजेंट डिफॉल्ट एंटीसिपेटेड, मतलब ये बेड डेट के बारे में बेसिकली बोल रहे हैं कि 1.5% 2% 4%। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 3 रुपीज। आपका 6 लाख का अभी सेल हो रहा है, फिर बाय 3 करोगे तो आप क्वांटिटी कितनी सेल कर रहे हो? 2 लाख यूनिट। अभी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज 2.25, मतलब अभी आपका 2.25 का कॉस्ट लग रहा है पर यूनिट। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 लाख से, तो अभी आपकी कॉस्ट लग रही है बेसिकली 4.5 लाख। और ये टोटल कॉस्ट है, इसमें 2 पार्ट है, एक वेरिएबल एक फिक्स। आगे क्या दे रखा है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 2। अभी आप 2 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट लगा रहे हो, 2 इंटू 2 लाख, 4 लाख आपका लग रहा है वेरिएबल कॉस्ट, और बाकी का 50,000 फिक्स है। ये चारों सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज गोना चेंज। आगे क्या बोल रहे हैं? करंट बेड डेट इज, यहाँ पे अगर हम करंट पॉलिसी ले लें, करंट पॉलिसी 30 डेज की है, सेल्स आपका हो रहा है 6 लाख का, और बेड डेट है 1%। आगे क्या बोल रहे हैं? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, अज्यूम 360 डेज, एनालाइज विच ऑफ द अबव पॉलिसीज वुड यू रिकमेंड फॉर प्रोडक्शन। तो हमको चारों को कंपेरिजन कर लेना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैं प्रेजेंट पॉलिसी ए सी सी। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे सेल। तो सेल्स आपका हो रहा है 6 लाख, यहाँ पे 630, यहाँ पे हो रहा है 648, हो रहा है 675, यहाँ पे हो रहा है 6। इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, माइनस करेंगे इंटरेस्ट की कॉस्ट, माइनस करेंगे आपकी बैड डेट्स का लॉस, और कुछ खर्चा है नहीं, करके निकालेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से में कितना प्रॉफिट हो रहा है। टैक्स के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो मैं इसको इग्नोर। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 2 रुपये के हिसाब से, और ये फिक्स तो 50,000 है, तो ये चारों में 50,000, तो एक बार में पाँचों में 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से अगर देखें हम, तो पहले केस में तो आपकी 4 लाख कॉस्ट हो रही थी। यहाँ पे हमको थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी। 630 डिवाइड बाई 3 आपको क्वांटिटी मिलेगी। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं क्वांटिटी का कॉलम भी बना देता हूँ। यहाँ पे आपकी 2 लाख की क्वांटिटी हो रही थी, 6,30,000, 6,30,000 डिवाइड बाई 3, 2,10,000 यूनिट बनाओगे। 648 डिवाइड बाई 2,16,000, 25 डिवाइड बाई 3 इज 2,25,000, 6,90,000 डिवाइड बाई 3, 2,10,000 इंटू 2, 4,20,000, 216 इंटू 2, 4,00,000, 225 इंटू 2, 4,00,000, 230 इंटू 2, 4,00,000। इंटरेस्ट की कॉस्ट की बात करें तो मैं यहाँ पे गिन लेता हूँ, तो इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका आपका 20% कॉस्ट लगने वाला है। आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? जो टोटल कॉस्ट है वो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है? 450, 470, 482,000, 5 लाख, 5 लाख। डेज कितना आएगा यहाँ पे? 30, 45, 30, 30, 40, 60। ईयर कितने साल का है? 360 दिन का ईयर है। अब क्या करोगे? इंटरेस्ट का कॉस्ट कितना है? 20%। आपको करना क्या है? आपको लेना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई डेज डिवाइड बाई 360। तो आप क्या करोगे? एक कैलकुलेशन बता देता हूँ। 4,50,000 करना है इंटू 30 बाई 360 इंटू 20 बाई 100।
4,50,000 इंटू 30 360 टू 20%। फर्स्ट केस में आपका इंटरेस्ट आ रहा है 7,500। सेकेंड केस में 7 वे गिनेंगे 4,70,000 इंटू 40 360 20। सेकेंड केस में आ रहा है आपका 10,444। थर्ड केस में 4,82,000 इंटू 50 360 20 आ रहा है 1,1,3 5,00,000 1,7 5,10,000 इंटू 7 आ रहा है 1। यहाँ पे हम ले लेते हैं ऊपर इसको 2,500 बेड डेट इधर था मेरा 1%, इधर 5। जो भी मेरा सेल्स होगा उसका 1% यहाँ पे आ रहा है मेरा 1,000। 630 का 5%, 50 6,48,000 का। तो प्रॉफिट निकाल देते हैं 6 लाख माइनस 4,50,000। फर्स्ट केस में आया आपका 1,30,000। करंटली यू आर अर्निंग 1,30,500। सपोज सिचुएशन ए में विल अर्न 1,00,000। ठीक है, तो चारों सिचुएशन का हमारा आ गया। सबसे बेस्ट सिचुएशन कौन सी है हमारी, वो जाना चाहिए। ठीक है, इधर भी कोई सोल्यूशन कर रखा है ये रहा। एक्स्ट्रा कमा रहे हो 38,999। अब यहाँ पे एक टॉपिक है फाइनेंसिंग रिसीवेबल। बेसिकली ये क्या है कि आपको रिसीवेबल के लिए पैसे कहाँ से लाना है, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके। एक आप लोन लेके जो फंड लेते हो उससे आप करो फाइनेंस, आपके खुद के पैसे से करो। और भी तरीके हैं जैसे प्लेजिंग। प्लेजिंग में बेसिकली क्या करते हो आप, इन जो डेटर्स है जिनको आपने क्रेडिट पे सेल्स किया है उनको आप बैंक के सामने या किसी पर्सन के पास प्लेज कर देते हो। उसके सामने आप क्या ले लेते हो, पैसे ले लेते हो। क्योंकि होगा क्या, अल्टीमेटली द डेटर विल पे, और वहाँ से आप लोन को रिपे कर दोगे। जनरली जो बैंक्स होती है या ऐसे लोग होते हैं जो फाइनेंस करते हैं वो 50 to 90% तक फाइनेंस देते हैं। फैक्टरिंग एक नया कंसेप्ट है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक फैक्टरिंग एजेंसी होती है, उसका काम ही ये है कि जो डेटर्स है वो खरीदना और उनका कलेक्शन करना। तो होता क्या है फॉर एग्जांपल फैक्टरिंग एजेंसी जो है वो क्या करती है, 1,00,000 रुपए के डेटर्स खरीदे, जैसे वो कुछ पैसे काट लेगी 10-15 हज़ार। ठीक है, मार्जिन मनी रखेगी। इसके अलावा वो इंटरेस्ट कॉस्ट डिडक्ट करेगी, कमीशन डिडक्ट करेगी। और आपको फॉर एग्जांपल 5,000 का इंटरेस्ट है और 2,000 का कमीशन है, आपको दे रही है 83,000। आपको ये देकर 83 मिल गया, प्लस जैसे ही पैसा आ जाएगा 10 और मिलेंगे, तो नेट नेट आपको 93,000 मिला। आपको अभी मिल गया क्योंकि उसका कलेक्शन लेट होने वाला है। तो कलेक्शन की जिम्मेदारी है उनकी हो जाएगी, फैक्टरिंग एजेंसी की। बेड डेट का भी जो भी अगर कुछ होगा तो वो भी फैक्टर्स कई बार यूज़ करते हैं। रिकॉर्ड्स बेसिस, नॉन रिकॉर्ड्स बेसिस होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट क्या होता है यहाँ पे। फैक्टरिंग इज रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट इन फाइनेंसिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। इट रिफर्स टू आउटराइट सेल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। क्या कर रहे हो आप, सेल्स कर देते हो अकाउंट रिसीवेबल को एक एजेंसी को। वो करता क्या है, फैक्टर का काम बेसिकली क्या है, फैक्टर पेज एग्रीड अपॉन परसेंटेज ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल फर्म। फर्म ने क्या सेल किया, कस्टमर को। कस्टमर अब किसको पे करेगा, फैक्टर को। तो फैक्टर आपसे कमीशन चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा और कुछ मार्जिन मनी डिडक्ट करेगा, और जो बाद में आपको रीपे कर देगा। इसकी वजह से हुआ क्या, आपका एक बेड डेट का थोड़ा सा जो नुकसान था वो कम हो जाएगा। आपकी कलेक्शन की जो एफर्ट्स है, एडमिन एक्सपेंस, वो कम हो जाएगा। और आपको इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो शायद कम लगे मार्केट से। ये सारी की सारी सिचुएशन हो सकती है। तो ये फैक्टरिंग जो है ना वो दो तरह से हो सकता है, रिकॉर्ड्स और नॉन रिकॉर्ड। बेसिकली यहाँ पे रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि अगर जो फैक्टर है वो रिसीवेबल से पैसा ना ले पाए तो वो टर्न बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन, जिसने डेटर को बेचा है, ओरिजिनली सामान बेचा है, उसके बाद आ सकता है। इसमें कमीशन कम होगा। नॉन रिकॉर्ड्स में यहाँ पे कमीशन ज़्यादा होगा, बट डिफ़ॉल्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट की जिम्मेदारी किसकी होगी, फैक्टर एजेंसी की होगी, ना कि जिसने सेल किया है उसकी। ठीक है,
यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। तो फैक्टरिंग के प्रोपोजल को समझने के लिए इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। लोग क्वेश्चन देखते हैं सो दैट वी विल गेट बेटर आइडिया। क्वेश्चन नंबर 18, a factoring firm has credit sales of 360 lakh and its average collection period is 30 days. The financial controller estimates bad debt losses are around 2% of the credit sales. The firm spends 1,40,000 annually on debtors administration. तो 2% आपकी कॉस्ट लग रही है। 360 लैक्स का 2% इज 7.2 लैक्स आपका बेड डेट लग रहा है और 1,40,000 आपका लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट। आगे क्या बोल रहे हैं? दिस कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ टेलीफोनिक एंड फैक्स बिल्स। ठीक है, तो बेसिकली कलेक्शन के लिए जो बैठे हैं आदमी उनकी कॉस्ट है। दीज आर अवॉइडेबल कॉस्ट, मतलब अगर आप क्रेडिट पे गुड्स सेल ना करो या आप कलेक्शन ना करो तो ये क्या हो जाएगी? अवॉइड हो जाएगी, मतलब पूरी की पूरी बच जाएगी। फैक्टरिंग फर्म इज ऑफर टू बाय द फर्म्स रिसीवेबल। ये 3,60,000 के डेटर खरीद के वो लोग कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। फैक्टर 1% कमीशन चार्ज करेगा, कमीशन एंड विल पे एन एवरेज एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल ऑन इंटरेस्ट 15% पर एनम आफ्टर विड्रॉइंग 10% एज रिजर्व। मैंने बोला था कमीशन भी चार्ज करेगी और साथ साथ में कुछ अमाउंट विदहेल्ड करेगी और इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। एनालाइज व्हाट द फर्म शुड डू। देखो यहाँ पे हम लोग वर्किंग देख लेते हैं इनकी। एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल 360 लाख का आपका डेट सेल्स है। 30 डेज आपका क्रेडिट पीरियड है, मतलब ऑन एन एवरेज आपका 30 लाख का डेटर है। तो आपको ये 30 लाख का डेटर बेचना है, ना कि 360 लाख का, क्योंकि 360 का तो पूरे साल का है ना। आपका ऑन एन एवरेज 30 लाख का डेटर रहेगा। आप किसी पर्टिकुलर महीने की बात कर रहे हो। फैक्टरिंग कमीशन 30 लाख का 1% इज 30,000। रिजर्व वो लोग रखेंगे 30 लाख का 10% 3 लाख, मतलब दे विल रिटेन 3,30,000। उसके बाद बोल रहे हैं 10 द अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस। आपको कितना मिलेगा? 30 लाख का सेल्स है, उसके सामने आपका 3,30,000 पड़ जाएगा, तो बचा 2,26,70,000। उसमें से वो लोग इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे 15% के हिसाब से। ठीक है, तो 26,70,000 का इंटरेस्ट करेंगे। तो ये इंटरेस्ट हो गया आपका 26,70,000 का 15% इंटू 30/360 बाय, तो आपको नेट अमाउंट कितना मिलेगा? 26,36,600। अब आप क्या कर रहे हो? ये वर्किंग से को यहाँ पे डाल देते हो। सबसे पहले आपको फ़ायदा क्या होगा? आपका 1,40,000 का क्या बच जाएगा? एडमिन कॉस्ट। और आपने बेड डेट का लॉस जो गिना था 2%, वो भी बच जाएगा। तो साल भर की आपकी 8,60,000 की कॉस्ट बचेगी। अब आपका जाएगा क्या सामने? 30,000 के हिसाब से कमीशन जाएगा 360 और इंटरेस्ट जाएगा हर महीने का 33,375। आपका 4,05,000 गया। ठीक है, कमीशन और इंटरेस्ट चार्ज। जो रिजर्व है ना, वो रिजर्व तो जब डेटर जैसे पैसा दे देगा वो वापस दे देगा। तो हमारी कॉस्ट तो सिर्फ क्या है? कमीशन एंड इंटरेस्ट। तो against the cost of 8,60,000 you are paying only 7,60,500, you are saving 99,500। आपका फायदा हुआ तो आपको फैक्टरिंग का प्रपोजल क्या कर लेना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो एक और कॉन्सेप्ट है फोरफेटिंग। ये फोरफिटिंग नहीं है, ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रेलिंग पेश या राइट। बेसिकली अरेंजमेंट है बिल डिस्काउंटिंग का। जब आप एक्सपोर्ट करते हो गुड्स या सर्विसेज को, तो आपको पैसा शायद लेट मिलने वाला है 30 दिन, 90 दिन, 60 दिन बाद। उस केस में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप क्या करोगे? इस बिल को डिस्काउंट करवाओगे विद द बैंकर। ठीक है, आप बैंकर क्यों डिस्काउंट करेगा? तो उसके पास ऐसा हो सकता है कि आपको लेटर ऑफ क्रेडिट दिया हुआ हो, मतलब जिससे पेमेंट जो है वो अश्योर्ड है। पेमेंट एकदम अश्योर्ड है, बट वो 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन बाद आने वाला है, बट यू नीड द मनी राइट नाउ। आप क्या करोगे? इस बिल को डिस्काउंट करोगे अलॉन्ग विद लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक क्या करेगा? फिर पैसा लेगा और आपको अभी पैसा। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है। एक्सपोर्टर जो है, एक्सपोर्टर सेल करेगा गुड्स, इंपोर्टर आपको लेटर ऑफ क्रेडिट देगा। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली होता ये है कि इंपोर्टर के वहाँ की जो बैंक है, इंपोर्टर जो है वहाँ के कंट्री की, फॉर एग्जांपल यूके में एक्सपोर्ट किया है आपने, तो यूके की एक बैंक जो है आपको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगी। पैसा नहीं दे रही, बट दे आर इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट कि भाई ये इंपोर्टर जो है ही इज़ अ गुड पर्सन, ये पैसा आपका चुका देगा। ठीक है, उसके वो नहीं चुकाएगा तो उसके बदले हम चुकाएंगे। होता क्या है बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट में? अगर एक्सपोर्टर जो है वो गुड्स सेल कर रहा है, इंपोर्टर जो है वो गुड्स खरीद रहा है। इंपोर्टर पहले एडवांस पेमेंट क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि एक्सपोर्टर सामान ना पहुंचाए। एक्सपोर्टर पहले सामान नहीं बेचना चाहता क्योंकि सामान दे देने के बाद पैसा शायद ना आए। तो इस केस में एक बैंक आता है कि बैंक क्या करेगा? यहाँ का बैंक और यहाँ का बैंक, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का BOB है, यहाँ का बैंक ऑफ अमेरिका है। तो इंपोर्टर जाएगा बैंक ऑफ अमेरिका के पास, उसके पास एक FD करवाएगा जितने पैसे देने उतने की, और इससे एक लेटर लेगा कि भाई अश्योरेंस, लेटर ऑफ अश्योरेंस
कि इन केस दिस इम्पोर्टर विल फेल टू पे, बैंक विल पे ऑन बिहाफ ऑफ दिस इम्पोर्टर टू द एक्सपोर्टर्स बैंक। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो एक्सपोर्टर के पास आ गया। अब एक्सपोर्टर के पास जो है बिल आ गया। कंडीशन ये है कि इसको जब सामान डिलीवर हो जाएगा वहाँ पे तब इसका पैसा मिलेगा। तो इम्पोर्टर भी अश्योर्ड है कि सामान मिलेगा, उसके बाद ही पैसा जाने वाला है, और एक्सपोर्टर भी अश्योर्ड है कि सामान मिलेगा तो मेरे को पैसा। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है उसके बेस पे जो भी सामान बिकता है वो एकदम अश्योर्ड होता है पैसा। तो एक्सपोर्टर सामान बेचा, इम्पोर्टर ने क्या किया, ड्रॉ किया बिल, बिल यहाँ पे आ गया लेटर ऑफ क्रेडिट। ये जाके बैंक के पास जाएगा और बैंक के पास डिस्काउंट करवा के पैसे, ठीक है, और बैंक क्या करेगी, एक्सपोर्टर को पे कर देगी। बाद में बैंक क्या करेगी, ये इम्पोर्टर से पैसा। यहाँ पे और कई सारी थियरीज दे रखी है कि आपको रिसीवेबल को मैनेजमेंट को और कैसे इम्प्रूव करना है, सारी चीज़ें कैसे आपको कलेक्शन बेटर करना है, ये नहीं पढ़ रहा हूँ। तो एक और टॉपिक है एजिंग शेड्यूल। बेसिकली ये क्या होता है, तो आप अपने डेटर्स को एज करते हो, ठीक है, एज वाइज क्लासीफाई करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 से 30 दिन वाले कितने हैं, 36 से 60 दिन वाले कितने हैं, ठीक है। ये आप रेंज वाइज करते हो तो यहाँ पे आपकी ज़्यादा वल्नरेबल है, ये आपके नॉर्मल है, यहाँ पे आपका ब्रेडेड शायद ना हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो ऑन योर डेटर्स एजिंग शेड्यूल के। तो इलस्ट्रेशन नंबर 19 देखते हैं। मोसिक लिमिटेड हैज़ करंट सेल्स ऑफ 10 lakhs पर ईयर, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 75%। यहाँ पे मैं गिन देता हूँ, सेल्स कितना है आपका 15 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करें तो 15 लाख का 25%, 11,25,000। फिर बोल रहे हैं बेड डेट कितना है, 1% ऑफ सेल्स दिया, बेड डेट्स 1% ऑफ सेल्स कितना होगा 15,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स कंप्राइजेज 80% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 80%, तो 11,25,000 इंटू 0.8 करोगे, आपका वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा 9 लाख, और फिक्स कॉस्ट बाकी का होगा 2,20,000। आगे क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है। मोसिक लिमिटेड करंटली अलाउज 30 days पॉलिसी, 30 days की पॉलिसी चल रही है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स इट इज एस्टिमेटेड दैट चेंज इन पॉलिसी विल इंक्रीज, बट इट इज कंसिडरिंग इंक्रीजिंग टू 60 days। इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट दिस चेंज इन पॉलिसी विल इंक्रीज सेल्स बाय 15%। तो अभी आपका 15 लाख का सेल्स है प्लस 15%, मतलब आपका 17,25,000 हो जाएगा सेल्स। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, वाइल द बेड डेट्स विल इंक्रीज फ्रॉम 1% टू 4%। बेड डेट आपका जो 1% था हो जाएगा 4%। 17,25,000 का 4% करोगे तो 69,000 हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड दैट द पॉलिसी विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट एंड क्रेडिटर्स एंड स्टॉक विल अनचेंज। आपका वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा बट आपका फिक्स कॉस्ट चेंज होने वाला है। अब क्या करते हैं, 17,25,000 का पहले आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना था सेल्स के प्रोपोर्शन में, 9 lakhs डिवाइड बाई 15 lakhs, 60% था। अभी यहाँ पे भी 60% होगा, परसेंट है, तो 17,25,000 का 60% करोगे तो हो जाएगा 10,35,000। टोटल करोगे दोनों का तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो गया 12,60,000। आपकी मेन चीज़ें हैं सेल्स, कॉस्ट ऑफ बेड डेट। अब इसके अलावा क्या खर्चा लगता है, आपको लगता है इंटरेस्ट कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी, तो आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस में आपका तो कॉस्ट ऑफ सेल्स फर्स्ट केस में है 11,25,000 इंटू 30 days की क्रेडिट पीरियड है, तो इंटरेस्ट का रेट है 12%। तो 11,25,000 इंटू 30 इंटू 12 डिवाइड बाय, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट आ रहा है 11,200 फर्स्ट केस में। सेकेंड केस का भी गिन लेते हैं। यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स है 12,60,000, बट क्रेडिट पीरियड होगी 60 डिवाइड बाई 360 टू 12%, 12,60,000 इंटू 60 इंटू 12, ये आ रहा है आपका 25,000। नेट नेट आप क्या करोगे, रिटर्न निकालोगे, आपको लेना है सेल्स ए, बी कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करना है,
डी बैड डेट माइनस करना है, डी आपको इंटरेस्ट कॉस्ट, ई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपका इंटरनल कैलकुलेशन है। 15 लैक्स माइनस 7,25,000 माइनस 15,000 प्लस 11,250, यू गॉट 3,48,750 का प्रॉफिट इन फर्स्ट पॉलिसी। सेकेंड पॉलिसी की बात करते हैं 17,25,000 माइनस 12,60,000 69,000। नाउ यू विल बी अर्निंग 2,70,800। इंक्रीज हो रहा है, योर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग बाय 22,000। आपको ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल के बाद अब मैनेजमेंट ऑफ पेएबल समझते हैं। काफ़ी छोटा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा देने का डिटेल, सम्स भी यहाँ से काफ़ी बनने वाले हैं नहीं। देर इज एन ओल्ड एज सेइंग दैट इन बिजनेस दैट इफ यू कैन बाय वेल देन यू कैन सेल वेल। ठीक है, अगर आपका बाइंग एकदम प्रॉपर है, सस्ते भाव पे है और क्वालिटी वाला है तो आपका सेल्स में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ट्रेड पेएबल्स या क्रेडिटर्स जिसके पास से आप गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पे परचेस कर रहे हो उसके मैनेजमेंट के बारे में बात की गई है। ठीक है, जनरली ट्रेड पेएबल्स जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारा एक ट्रेड का फाइनेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेनिफिट दे रखे हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट। नॉर्मली इट इज कंसिडर्ड दैट द ट्रेड क्रेडिट डज नॉट कैरी एनी, क्या बोल रहे हैं कि अगर आप उधार पे खरीदोगे तो कोई अलग से आपको कॉस्ट लगने वाली नहीं है, बट आप जो प्राइस पे करते हो ना उसके अंदर ऑलरेडी कुछ कॉस्ट आ गई। अगर आप कैश में परचेस करोगे तो आपको कम प्राइस लगेगा, क्रेडिट पे परचेस कर रहे हो तो सम एक्स्ट्रा अमाउंट यू हैव टू पे। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी आपने अगर क्रेडिट पे गुड्स परचेस किया और वहाँ पे आपने पेमेंट टाइम से नहीं किया तो वहाँ पे आपकी गुडविल भी खराब होगी, शायद फ्यूचर में आपको सामान क्रेडिट पे ना मिले। इसके अलावा एक और चीज़ कि मार्केट में आपका नाम खराब होगा और जो आपके सप्लायर्स हैं वो भी ध्यान रखेंगे, वो भी कुछ न कुछ आपके साथ ऐसा करेंगे कि आप क्रेडिट पे गुड्स शायद ना परचेस करो। उसके बाद एक कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग, तो अकाउंटिंग करना पड़ेगा, प्रॉपर रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, टाइम से टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट लगती है। उसके अलावा कंडीशन, कई बार सप्लायर जो है अगर क्रेडिट पे गुड्स सेल कर रहे हैं दे इम्पोज सम कंडीशन, ठीक है ना, कि ऑर्डर इतनी साइज़ का होना चाहिए मिनिमम वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कॉस्ट में इंक्लूडेड होती है, भले दिखता नहीं है कि अलग से आपको कॉस्ट लग रही है बट इंक्लूडेड होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग ट्रेड क्रेडिट, तो अगर आपको गुड्स क्रेडिट पे मिल रहा है तो आपको लेना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर एनालाइज करना है आपको, जो आपको क्रेडिट पे गुड्स मिल रहा है उसके वजह से आपको फ़ायदा हो रहा है, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में डिस्काउंट को लूज़ कर रहे हो, दोनों को कंपेयर करना है। अगर आपको बेस्ट प्राइस मिल रहा है तो आप कैश में पे कर दो, और अगर आपको प्राइस नहीं मिल रहा है, आपको क्रेडिट पे लेने में फ़ायदा है, तो वो आपको चूज़ करना है, वो आपको एनालाइज करके चूज़। तो काफ़ी छोटा टॉपिक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक है फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। बेसिकली ये क्या है, आपने वर्किंग कैपिटल समझ लिया बट इसके लिए पैसा कहाँ से लाओगे, क्योंकि आपको मालूम तो पड़ गया कि भाई पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, आफ्टर डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड द नेक्स्ट स्टेप टू बी टेकन बाय फाइनेंस मैनेजर्स टू अरेंज द फंड। पैसा कहाँ से लाना है, सबसे पहले क्या करना है, उसको बाइफिकेट करना है कि आपकी दो तरह की कैपिटल है, परमानेंट और टेम्पररी। ठीक, परमानेंट तो हमेशा रहने वाली है आपकी। जनरली परमानेंट कैपिटल जो है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेस के जैसे कि डेट या इक्विटी से लिया जाता है, और जो आपकी फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल है वो शॉर्ट टर्म सोर्सेस से लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रखा है कि ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में बी क्लासिफाइड बिटवीन टू कैटेगरीज, स्पॉन्टेनियस सोर्सेज एंड नेगोशिएबल सोर्सेज। स्पॉन्टेनियस सोर्सेज में ऐसा है कि आप स्पेसिफिकली ये क्रेडिट या लोन लेते नहीं हो, आपको मिल जाता है ये पैसा। जैसे आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेस किया, एम्प्लॉयज़ को 1 महीने बाद सैलरी दोगे, सप्लायर्स को बाद में पेमेंट करोगे, सर्विसेज वालों को भी बाद में पेमेंट करोगे। ये आपका एक तरह से हो गया स्पॉन्टेनियस सोर्सेज, जहाँ पे आपने कुछ बार्गेन नहीं किया कि इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, कि ये आपको ट्रेड की वजह से आपको मिल ही जाएंगे। और नेगोशिएबल सोर्सेज जो है वो आप बैंक से फाइनेंस लेते हो, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस के बारे में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई आपको डिसीजन लेना है कि किस तरह का फाइनेंस लेना है, उसके लिए आपको कई सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी। फर्स्ट इज कॉस्ट फैक्टर, कितना इंटरेस्ट लगने वाला है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट रेटिंग, आप उधार पे लोगे तो आपकी क्रेडिट रेटिंग कैसी होगी। फिजिबिलिटी, आप जो उधार पे पैसा ले रहे हो क्या वो आप रीपे करने में सक्षम हो। आपको इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सस्टेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी। रिलायबिलिटी, कि आप जहाँ से पैसा ले रहे हो या फिर पैसा लेने वाले हो वो प्रॉपर टाइम पे पैसा आपको अवेलेबल करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। ठीक है,
वो लोग कई सारे रिस्ट्रिक्शन डालते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन के बारे में भी आपको देखना है। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे दे रखा है फिर से, तो एक बार सिर्फ नाम पढ़ के थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्पॉन्टेनियस सोर्सेस में सबसे पहला है ट्रेड क्रेडिट। बेसिकली ये क्या है, आप जो क्रेडिट पे गुड्स या सर्विसेज परचेस कर रहे हो के बारे में है। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी आप जो है, उसके अलावा यहाँ पे दे रखा है इफ़ अ बायर इज एबल टू गेट द क्रेडिट विदाउट कंप्लीटिंग मच फॉर्मेलिटी। तो कई बार क्या होता है, आप गुड्स क्रेडिट पर परचेस करने वाले हो, तो आपका जो सप्लायर है वो ड्यू डिलीजेंस करेगा। बट अगर ड्यू डिलीजेंस ना करे, नॉर्मली आपको मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं ओपन अकाउंट ट्रेड क्रेडिट, MCQ में कभी। फिर आता है बिल्स पेएबल। ये तो आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया, उसके बदले बिल्स पेएबल दे दिया, तो 30 डेज 60 डेज बाद पेमेंट करोगे, वो भी आपका एक सोर्स हो गया। इसके अलावा अक्रूड एक्सपेंसेस, तो जैसे आप गुड्स परचेज कर रहे हो, जैसे ही कई सारी सर्विसेज जो होती है, जैसे आपका वेजेस हो गया, आप महीना खत्म होने के बाद पे करोगे, सैलरीज, टैक्सेस, ड्यूटीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आप महीने के बाद 2 महीने के बाद पे करोगे, तो आपका एक तरह से वो क्रेडिट ही हो गया, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड पॉइंट है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड डिपॉजिट। तो कई बार जो कंपनीज होती है उनके पास शॉर्ट टर्म के लिए पैसा होता है, तो वो दूसरी कंपनीज को भी उधार देती है, पर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है थोड़ा सा हाई होता है। फिर आता है कमर्शियल पेपर्स, ठीक है, ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, 7 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए ये पैसा देने के लिए काम आता है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी स्टार्टिंग में सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में। इसके अलावा और भी दे रखा है फंड जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, जो आप सेल परचेस करोगे, आप सेल्स करोगे, उससे आपको जो पैसा आएगा वो सब दे रखा है यहाँ पे। पब्लिक डिपॉजिट कई बार एक्सेप्ट करते हो, बिल डिस्काउंटिंग करवाते हो पैसे के लिए, बिल रीच डिस्काउंटिंग स्कीम में जाते हो। फैक्टरिंग है ना, फैक्टरिंग पढ़ा हुआ है ऑलरेडी हमने कि भाई पैसे की जरूरत है, तो आप अपने डेटर्स को क्या कर दो, फैक्टरिंग एजेंसी को सेल कर दो एट अ कमीशन। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फ्रॉम बैंक, बैंक आपको CCOD वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बैंक्स जो है वो किस तरीके से असेसमेंट करती है उसके बारे में दे रखा है, ठीक है। वो लिमिट निकालते हैं, एक मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। बैंक कैसे क्रेडिट देती है, पैदा होती है कैश क्रेडिट, एक लिमिट देती है, वहाँ तक आप पैसा ड्रॉ कर सकते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट भी सिमिलर है, ठीक। बैंक क्या करेगी, आपको इतना पैसा दे देगी, बट आपका अकाउंट जो है वही करंट अकाउंट रहेगा, जैसे ही पैसा आएगा वो बैलेंस आपका जो ड्राइंग है वो कम हो जाएगा। ये जैसे आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी आप पैसे निकाल सकते हो। बिल डिस्काउंटिंग हमने ऑलरेडी देख लिया। बिल एक्सेप्टेंस, कई बार बैंक जो है अपन बैंक को एंडोर्स करके बिल दे सकते हैं। ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है, कि जहाँ पे आपको एक बैंक से प्रॉमिस मिलता है कि जब भी आपका ड्यू डेट आएगी पेमेंट की, बैंक आपके बिहाफ पे कर देगी। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, ये अश्योरेंस देती है बैंक थर्ड पार्टी को कि भाई हम इसके बिहाफ पे पैसा चुकाएंगे। जैसे एक्सपोर्ट के केस में होता है, जो एक्सपोर्टर की कंट्री है, एक्सपोर्टर के बिहाफ पे वहाँ की एक बैंक जो है आपको गारंटी देगी। सेम वे अगर आप किसी से गुड्स परचेस कर रहे हो, तो आपकी बैंक जो है एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगी कि इन केस द एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर इज फेल टू पे, हम पे करेंगे, ठीक है। बैंक गारंटी भी कई बार प्रोवाइड करती है। ये छोटा सा टॉपिक था, हमने इसको ख़त्म कर दिया। अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 19-20 क्वेश्चन हैं, वो देखेंगे अपन।